डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 3 टीचिंग ब्रेल टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा परिचय। स्पर्श एक प्रमुख साधन है जिसका उपयोग गंभीर दृष्टि बाधित व्यक्ति या जो बच्चे हैं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और टच के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ के बारे में भी जानते हैं। यह समझ तब से प्राप्त हुई है जब दृष्टि बाधित लोगों को शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। जब उनको हमने शिक्षा देने का स्टार्ट हुआ या किस तरह से उनको शिक्षा दी जाए वो प्राप्त करें, तब से जो टच है, स्पर्श है, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। इस समझ के परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित लोगों द्वारा अपनी शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पढ़ने और लिखने की प्रणाली का विकास हुआ है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं। बहुत सारे असिस्टिव डिवाइस और डिवाइस ब्रेल लिखने का, ब्रेल स्लेट या ब्रेलर, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का भी नए नए चीज़ों का भी आविष्कार हुआ है और विकास हुआ है। उनमें से कुछ तारों पर अंकित अक्षरों और गांठों का उपयोग करके अक्षर बनाने के बारे में है, जो कि ब्रेल लिपि से पहले इस तरह से पढ़ाया जाता था। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन हैं उनको ये प्रणाली दो प्रमुख कारणों से सफल नहीं रही। पहला जो कारण है, पठन सामग्री तैयार करने का कार्य बहुत ही कठिन था, क्योंकि जो भी इसका सामग्री या मटेरियल TLM है वो बहुत ही मुश्किल होता था बनाने में। ये पहला कारण है इसका असफल होने का। और दूसरा कारण है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से पढ़ना संभव नहीं था। ये लाउबेनफील्ड द्वारा कहा गया है 1973 में। कि दूसरा कारण था, जैसे ब्रेल बुक है या ब्रेल में लिखना है तो आज के जो VI बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली, अगर उनको सिखाने के बाद वो खुद से लिख सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये उस वक्त संभव नहीं था। लोग एक उपयुक्त विधि की तलाश में थे जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने में स्वतंत्र बना सके, जिस के द्वारा वो खुद से किसी पे निर्भर न रह के खुद से पढ़ लिख सके। इस खोज में से एक स्पर्श लिपि का विकास हुआ जिसे ब्रेल का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका विकास लुइस ब्रेल ने किया है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। यह पाठ ब्रेल के विकास के ऐतिहासिक पहलुओं, विभिन्न सीखने की तकनीकों, ब्रेल को पढ़ने और लिखने और इसके लिए सामग्री तैयार करने पर चर्चा करने का प्रयास किया है, या उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमें जो VI बच्चे उनको ब्रेल सीखने के लिए हमें तैयार करना है, उनके जो स्पर्शीय क्षमता है उसको किस तरह से हमें विकसित करना है ताकि वो ब्रेल लिपि अच्छे से लिख सके, ब्रेल बुक पढ़ सके। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो पहला है ब्रेल के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना, कि ब्रेल का किस तरह से विकास हुआ है, भारत में किस तरह से ब्रेल आया, फिर उसका किस तरह से विकास हुआ। पठन सामग्री तैयार करना, एज अ टीचर आप अगर VI बच्चे को पढ़ाते हो तो उनका जो TLM है वो किस तरह से तैयार करोगे, कैसा करना है। हर बच्चे का जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो सब बच्चे की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। क्लास वाइज भी जो सामग्री है TLM है वो बदलती है। शिक्षण पठन सामग्री तैयार करना, ब्रेल पढ़ने में संवेदी प्रशिक्षण की भूमिका का वर्णन। ब्रेल पढ़ना सिखाना है हमें VI बच्चों को, तो उसमें जो सेंसरी ट्रेनिंग है उसकी क्या भूमिका है, क्यों वो महत्वपूर्ण है। ब्रेल लेखन तकनीकों की सूची,
ब्रेल लिखने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी डिवाइसेज है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना हमें वीआई बच्चों को सिखा सकते हैं। ब्रेल लेखन कौशल का विकास करना, दृष्टिबाधित बच्चों को लेखन सिखाने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो ये सारा हम इस यूनिट में कवर करेंगे। फिर है ब्रेल का विकास, जैसे ब्रेल का विकास या फिर ब्रेल की खोज किस तरह से हुई। तो लुइस ब्रेल का जन्म 1909 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1852 में हुई थी। वह एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। उन्होंने कैप्टन चार्ल्स बावेयर से प्रेरित होकर 1829 में छूकर पढ़ने वाला जो टच रीडिंग प्रणाली को विकसित की है। इस प्रणाली को ब्रेल का नाम दिया गया है क्योंकि यह उनके द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रणाली 6 mm इंटू 3.6 mm आकार के एक सेल में 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं में 3 व्यवस्थित 6 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे ऊपर बाएं से दाएं 2 बिंदु 1 और 4 क्रमांकित है। बीच वाले को 2 और 5 और सबसे नीचे वाले को 3 और 6 नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार 1, 2 और 3 बाईं ओर की रेखा पर और 4, 5, 6 दाईं ओर की रेखा पर है। इन 1 से 6 अंकों के गणित अंकों के संयोजन में अधिकतम 63 संयोजन हो सकते हैं। प्रत्येक व्यवस्था एक अद्वितीय आकार बनाती है। जो आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो ब्रेल सेल है 1, 2, 3, उसके बाद फिर है 4, 5, 6। यह लिपि फ्रांस से यूरोप और फिर अमेरिका तक विश्व के अन्य भागों में पहुंची है। इसी जो ब्रेल सेल है 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी 6 डॉट्स के द्वारा हम हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, किसी भी भाषा का जो हम लिपि वीआई बच्चों के लिए डेवलप करते हैं या अभी उनको सिखाते हैं, तो इस 6 डॉट का इस्तेमाल करके ही हम उनको सिखाते हैं। इसी 6 डॉट में हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी लिखते हैं और हिंदी का जो वर्णमाला है उसको भी बच्चे को सिखाते हैं, या गुजराती का जो वर्णमाला है वो भी इसी 6 डॉट से बनता है। लेकिन यह पहले इस्तेमाल की गई ब्रेल लिपि से बेहतर स्वीकार नहीं थी। जब ये बनाई गई थी तब बहुत सारे लोगों को ये स्वीकार नहीं था। हालांकि समय ने साबित कर दिया है कि ब्रेल ने अपने आविष्कार के बाद दृष्टिबाधित लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। ये फेरेल 1956 में उनके द्वारा कहा गया था। जब से ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ है तब से जो वीआई बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शिक्षा प्राप्त करना एक तरह से बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। ये हर भाषा में उपलब्ध है और अगर हम स्टार्टिंग से बच्चे को पढ़ाएं तो वो इंडिपेंडेंटली ब्रेल में लिख सकते हैं, ब्रेल बुक पढ़ सकते हैं। इससे उनको शिक्षा देने की प्रक्रिया में और शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत मददगार साबित हुई है। फिर हमारा भारतीय ब्रेल का विकास 1887 में भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एन.एस. शार्प ने प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद ब्रेल का प्रयोग भारतीय विद्यालयों में भी किया जाने लगा, लेकिन आज़ादी से पहले दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग अलग स्कूल थे। देश में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के अपने अपने प्रतीक तैयार किया। जैसे अगर हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, पंजाबी है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, तो इस तरह से बंगाली है, तो हर भाषा के लिए अलग अलग प्रतीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे भी आगे चल के कठिनाई होने लगी। उसमें से एक और दृष्टिबाधित लोगों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना, ब्रेल सामग्री उपलब्ध कराने, और दूसरी ओर उसका उत्पादन करने में बड़ी कठिनाई थी। यदि एक स्कूल ने ब्रेल को सामग्री के रूप में बनाया तो अन्य स्कूल ने इसे बनाया, लेकिन पढ़ाई में कठिनाई हुई। ये
अडवाणी के द्वारा कहा गया है 1991 में। तो इससे ब्रेल 6 डॉट में ही अलग अलग, अगर अ का एक भाषा में कोई और डॉट है, दूसरे भाषा में कोई और डॉट है, तो इससे कठिनाई होने लगी और ब्रेल सामग्री बनाने में भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इस समस्या को पहली बार 1941 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने संबोधित किया था और मौजूदा ब्रेल नोटेशन की समीक्षा करने और भारतीय भाषाओं के लिए एक समान ब्रेल नोटेशन विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। यह प्रयास सफल नहीं रहा, इसलिए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस मामले को यूनेस्को को सौंपने का निर्णय लिया। यूनेस्को ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कई विशेषज्ञ बैठकें की। गहन चर्चा के आधार पर भाषाई स्वर विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित भारतीय ब्रेल नामक एक समान ब्रेल नोटेशन को अपनाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न भाषाओं में एक ही ध्वनि के अक्षर एक ही संयोजन में लिखे जाएंगे, जैसे अंक 1 और 2 जो अंग्रेजी का, जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं वी तो उसमें डॉट 1 और 2 आता है हिंदी में, और इसी तरह तमिल, बंगाली, कन्नड़, मराठी आदि में ध्वनि देने वाले अक्षरों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमारा है ब्रेल लिपि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम ब्रेल लिपि बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें क्या क्या कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं। वे सभी कारक जो सीखने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे व्यक्तिगत अंतर, जैसे हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, उनकी उम्र, पढ़ने की तैयारी, बुद्धि का स्तर आदि। क्योंकि हम और आप देखते होंगे कि एक ही क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सब में कोई भी 30 बच्चा एक समान नहीं है। एक 2 बच्चे को भी ले लीजिए तो उसमें भी एक रूपता या सब कुछ एक जैसा नहीं होता। भाई बहन होते हैं तो भी उसमें डिफरेंसेस होता है। तो उसी तरह से हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, उनका सीखने का तरीका या पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे भी जब ब्रेल लिपि हम सिखाते हैं या बच्चे सीखते हैं तो ये सब कारक है, फैक्टर है, वो उसमें अपना योगदान अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में देती है। ब्रेल भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारा पहला है व्यक्तिगत मतभेद, ब्रेल सीखने पर कैसे हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति बौद्धिक, सामाजिक और अक्षम रूप से एक जैसा नहीं हो सकते। हम में से प्रत्येक का सीखने का अपना तरीका और काम करने का अपना तरीका होता है। व्यक्तिगत मतभेद में उम्र, बुद्धि, संज्ञात्मक क्षमता आदि शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ अवधारणाओं को तेज़ गति से भी सीख सकते हैं। कोई बच्चा है वो जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा वो उसी चीज़ को सीखने में हो सकता है जिस बच्चे ने जल्दी सीखा है उससे उसको दुगना या तिगुना टाइम भी लग सकता है। तो हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। हर का जो घर का वातावरण है या उम्र है, बुद्धि है, यहाँ पे सारे ही फैक्टर मैटर करते हैं। जबकि अन्य लोग पर्यावरण या अन्य कारकों से वही चीज़ थोड़ी धीमी गति से सीखेंगे। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता वाले लोग औसत क्षमता वाले लोगों की तुलना में तेज़ गति से ज्ञान ग्रहण करते हैं। जब ब्रेल सीखने की बात आती है तो यह बिल्कुल सच है। दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ का अनुभव बताता है कि औसत बुद्धि वाले 7 वर्ष से कम उम्र के दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल लिपि सिखाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा अन्य कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। जितना जल्दी संभव हो सके, अगर हमें पता चल गया है कि बच्चे का जो विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉज है वो प्रोग्रेसिव है या कई बार बच्चे ब्लाइंड ही पैदा होते हैं, तो उस वक्त हमें बच्चे का जो एजुकेशन है उसके लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर हैं, तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करते हैं सिखाना उतना जल्दी बच्चा सीखना भी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब हम सीखते हैं तो कठिनाई या सीखने की जो गति है वो धीमी हो सकती है। क्योंकि आप देखा होगा कि बच्चे लोग बड़े के मुकाबला में जल्दी सीखते हैं। वो मोबाइल चलाने की बात हो, कंप्यूटर चलाना हो या कुछ भी नया चीज़ हो तो बच्चे लोग जल्दी
ग्रहण करते हैं, और जो थोड़े उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको सीखने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर हमारा दूसरा स्पर्श सहनशीलता और स्पर्श ग्रहणशीलता 2 कारक है जिन पर विचार करने और पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। स्पर्शनीय सहनशीलता का अर्थ है स्पर्श की गई कोई वस्तु या पदार्थ या चोट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। जब हम अगर जो वीआई बच्चे हैं वो टच करके ही हर चीज़ को फील कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि जो वस्तु का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सामान है, टीएलएम है, मटेरियल है, तो वो चोट लगने वाला ना हो, जिससे बच्चे को कोई हानि ना हो। इसका मतलब है कि वस्तु या वस्तु की सतह से त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। स्पर्श प्रतिक्रिया की क्षमता का अर्थ है कि स्पर्श संवेदनाओं से अर्थ निकालना संभव होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा हुनर है जिससे किसी व्यक्ति के लिए स्पर्श की गई आकृति में अंतर को निश्चित रूप से पहचानना संभव हो जाता है। जब हम टच से या फिर उसका टेक्सचर है, बच्चे को अलग अलग चीज़ें देंगे, अलग अलग शेप का, साइज का, टेक्सचर का, तो वो फिर बाद में आप 2 चीज़ दोगे तो वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उनको पता चलेगा। जैसे राउंड एप्पल भी होता है, राउंड आलू भी होता है, लेकिन फिर भी दोनों के बनावट में जो उनका शेप है उसमें डिफरेंस है। तो जब हम बच्चे को उस चीज़ को अपने हाथों में देंगे, उनको बताएंगे या टमाटर है, तो वो आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि सभी का टेक्सचर और राउंड होते हुए भी सभी का जो आकार है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों चीज़ों में। या बॉल को भी ले लो आप। तो इस तरह से जब बच्चे टेक्सचर के द्वारा, शेप के द्वारा, उसके साइज के द्वारा डिफ्रेंशिएट करना उनको आसानी होगा और वो चीज़ों को, आकृतियों को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेल विभिन्न आकृतियों और क्षैतिज रूप से एक रेखा में व्यवस्थित बिंदुओं को 2 या 2 से अधिक संयोजनों के संबंध पर आधारित है। इस प्रकार स्पर्श संवेदना और तीक्ष्णता का विकास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 डॉट है, उसी 6 डॉट को जब हम उभार के लिखते हैं तो जैसे अगर 1 डॉट है तो 1 हुआ, 2 डॉट है तो बी हुआ। तो इस तरह से सारा वर्णमाला या सारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के हैं तो वो बनते हैं। तो वो बच्चा टच करके, फील करके उनको बताना है कि कौन सा डॉट है तो क्या लिखा हुआ है। तो उनका जो स्पर्श क्षमता है या स्पर्श संवेदना है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है भाषा का ज्ञान। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भाषा का ज्ञान है। एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रेल पढ़ना आसान होता है यदि उसकी भाषा का विकास उसी उम्र के दृष्टिबाधित बच्चे के बराबर हो जिसने प्रिंट पढ़ना सीख लिया। जैसे सेम एज ग्रुप का, जैसे हम नॉर्मल बच्चे को हम बुक पढ़ना सिखाते हैं प्रिंट वाला, उसी तरह से अगर एज के हिसाब से हम जो वीआई बच्चे उनको हम पढ़ाना सिखाएं तो उनका भी भाषा का ज्ञान और उनकी जो पढ़ने की क्षमता है या ब्रेल सीखने की क्षमता है वो अच्छी होगी और एज के हिसाब से वो अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे यदि कोई बच्चा जानता है कि आलू और टमाटर क्या है तो उसके लिए उन शब्दों को सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम डेली अपने घर में या किचन में देखते हैं या मम्मी बनाती है। तो इसी के जगह पे अगर कोई नया शब्द या कोई नया फ्रूट्स हमको बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे आलू और टमाटर सभी के घर में होता है, बच्चा उसके साथ खेलते भी हैं, तो ये हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे कुछ अलग है जो डेली इस्तेमाल नहीं होता है या घर में नहीं आता है, कम आता है, तो फिर उसके बारे में, या वो नया शब्द आ गया फ्रूट में, जैसे एवोकाडो है, तो उस फ्रूट का नाम कितने लोगों ने सुना है या डेली इस्तेमाल होता है, तो वो एक नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में सिखाने में हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लगे। यह दृष्टिबाधित और दृष्टिवान दोनों बच्चों के लिए यह सच है। इसको जो लोवेनफेल्ड 1956 और 1969 में और चैपमैन के द्वारा भी
कहा गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रेल लिपि सिखाने में 2 चरण शामिल है। होगा प्रथम चरण में बच्चे की स्पर्श इंद्रिय को विकसित एवं तीव्र बनाने की आवश्यकता होगी। एक बार विभिन्न सतहों के बीच अंतर बिंदुओं की गिनती, दाएं बाएं ऊपर नीचे की सतत पहचान के लिए पर्याप्त स्पर्श बोध विकसित किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे चरण में ब्रेल पढ़ना शुरू किया जा सकता है। तो जो भी हम जब बच्चा जिस चीज़ के बारे में जानता है, ये नॉर्मल बच्चे और वीआई बच्चे दोनों के लिए ही लागू होता है, तो उसके बारे में उस शब्द में बताना और उनको सिखाना आसान हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेंसरी ट्रेनिंग। सेंसरी ट्रेनिंग अनुभव करने के लिए विभिन्न इंद्रियों का प्रशिक्षण और मस्तिष्क जहां अनुभव की गई संवेदनाओं की व्याख्या की जाती है और उन्हें विशिष्ट अर्थ दिया जाता है। संवेदी प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चे को पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है। जैसे जानकारी देने के लिए विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करने में मदद करना है, जैसे कि उत्तेजना, उपलब्ध संसाधन, रुचि और अवसर इंद्रियों को विकसित करने और तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी वीआई बच्चे हैं उनकी अगर जो शेष इंद्रियां बची है और बाकी जो इंद्रियां हैं जैसे सुनने का, सूंघने का, तो ये सब जो इंद्रियां उनको अच्छे से विकसित करना है और जो देखने की जो क्षमता बची है उसको भी अच्छे से डेवलप करना है, ताकि उनको पढ़ने में और सीखने में, ट्रेनिंग लेने में मददगार हो और वो अच्छे से सीख पाए। हमारा पहला आवश्यकता और महत्व। दृष्टिबाधित बच्चे के शैक्षिक विकास में संवेदी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृष्टिबाधित बच्चे को दृष्टि हानि की भरपाई के लिए अपनी अन्य शेष इंद्रियों का प्रभावी उपयोग करना सिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति को पर्याप्त होने वाली अधिकांश जानकारी 2 या 2 से अधिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप सुन रहा है और अपने हाथों से उसको टच कर रहा है, महसूस कर रहा है, या फिर सूंघ सकता है, टेस्ट कर सकता है। इसलिए एक प्रकार की संवेदी वाहिका की अनुपस्थिति की भरपाई अन्य इंद्रियों के अधिक से अधिक और प्रभावी उपयोग से की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी या मेज या पक्षी का आकार, प्रकार देख या स्पर्श से भी जाना जा सकता है। जैसे अगर देख के भी हम जो नॉर्मल बच्चा है वो ज़्यादातर देख के करता है, लेकिन अगर देख नहीं पा रहे तो वहाँ पे हम टच करके भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन किसी के लिए इन वस्तुओं के आकार और आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पर्श की भावना का उपयोग करना संभव होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले बच्चे के लिए स्पर्श की भावना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना संभव होना चाहिए। दूसरा, उसे वस्तु का इस तरह से अन्वेषण करना होगा कि वे वस्तु की सभी विशेषताओं को समझ सके। यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में बच्चे को ओरिएंटेशन करवाना है या उनको करना है, तो इस तरह से करे कि उसकी सारी चीज़ों के बारे में वो उसके सारे पार्ट्स के बारे में समझ सके, उनके बारे में जान सके। क्योंकि आधा ही समझेंगे और आधा नहीं समझेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट है या क्या सामान है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा ही रह जाएगा। एक दृष्टिबाधित बच्चे को न केवल अपनी विशेष इंद्रियों को उनके प्राथमिक कार्यों के लिए उपयोग करना सीखना होगा, बल्कि दृष्टि के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं तो अपनी जो बाकी जो हमारे सेंस ऑर्गन है या सेंसेस है उसके द्वारा हम अपना डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, जो भी हम काम करते हैं, वो सारा उसके द्वारा ही, उसके हेल्प के द्वारा ही हमें करना है। स्क्रॉल 1986 वो स्पर्श, श्रवण, सूंघना, स्वाद आदि और गति की इंद्रियों में जितना अधिक कुशल होगा वो अपनी शैक्षणिक प्रयासों में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो
छूने की क्षमता है, सूंघने की, सुनने की, स्वाद का और मोमेंट। तो इसमें जितना बच्चा कुशल होगा, जितने अच्छे से वो उनकी स्किल से वो डेवलप्ड होगी, उतना ही वो अपने शैक्षणिक प्रयासों में भी सफल होगा। फिर हमारा दूसरा है स्पर्श बोध का विकास करना। स्पर्श बच्चे को खुरदरा, सपाट, कठोर, चिकना, गरम, ठंडा, सॉफ्ट, नरम, मुलायम, परिवर्तनशीलता और कठोरता के साथ साथ लोच के बारे में सीखने में मदद करता है। यह किसी वस्तु के आकार को समझने में भी मदद करता है। इस जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए स्पर्श की भावना को विकसित और तेज करना बहुत ही आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे उन स्कूल कार्यक्रमों में शामिल करने की आवश्यकता है जहां दृष्टिबाधित बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अगर वीआई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो स्पेशल स्कूल में जहाँ पे हैं बच्चे वहाँ पे तो हो ही रहा है। अगर नॉर्मल स्कूल में भी वीआई बच्चे हैं तो ये सारी कार्यक्रम उनको स्कूल में होना चाहिए। एक शिक्षक संवेदी प्रशिक्षण के लिए कई गतिविधियां संचालित कर सकता है। उनको सेंसरी ट्रेनिंग देने के लिए हम कई सारे एक्टिविटी करवा सकते हैं। विभिन्न बनावट वाली वस्तुओं प्रदान करके वह बच्चे को बनावट संबंधी अंतरों के माध्यम से वस्तुओं के गुणों को समझने में मदद कर सकते हैं। जैसे अलग अलग अगर मैथ्स में है तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो सारे अलग अलग शेप के हैं। एक अन्य गतिविधि वस्तु को गिराने और पुनः प्राप्त करने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गिर गई है, कोई ऑब्जेक्ट है, खिलौना है, कुछ भी, पेंसिल, इरेजर, तो अगर वो गिर गया है फिर उसको फिर से नीचे गिर गया है तो उसको ऊपर उठाना है, ढूंढ के उठाना है। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, खिलौना भी हो सकता है। चीज़ों को बड़े से छोटे या इसके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना भी एक गतिविधि हो सकती है। जैसे सबसे छोटा फिर छोटा, इस तरह से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बच्चे को करवा सकते हैं। शेप एंड साइज के हिसाब से करवा सकते हैं। तो इस तरह के एक्टिविटी करवाने से बच्चे को उनका जो स्पर्श क्षमता है और चीज़ों के बारे में जानने की जो क्षमता है उसमें वो निपुण हो पाएंगे, जो हाथ की निपुणता, कौशल और स्पर्श क्षमता विकसित करने में मदद करता है। शिक्षक को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि गतिविधियां बच्चे के लिए दिलचस्प होनी चाहिए, यदि केवल वही भाग ले सकते हैं। यह मूल सिद्धांत है जिसके अनुसार मैडम मोंटेसरी एक चिकित्सक थी और उन्होंने विकलांग और समस्या वाले बच्चों के साथ काम किया था। अगर एक्टिविटी है वो उसमें बच्चे इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेंगे या फिर अच्छे से नहीं करेंगे। दूसरा तो फिर वो अगर पार्टिसिपेट नहीं लेना तो उसके लिए वो दूसरा चीज़ कर सकते हैं, रोना शुरू कर देंगे या कुछ और अदर एक्टिव। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं वो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। वह यह प्रदर्शित करने वाली पहली महिला थी कि संवेदी प्रशिक्षण शैक्षणिक उपलब्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है। दृष्टिबाधित की शिक्षा में यह सबसे सच्चा और प्रभावी है। जैसे आप यहाँ पे अलग अलग टेक्टाइल टॉय सेंसरी के लिए देख रहे हो, अलग अलग टेक्सचर का है, खिलौने का सबका ब्लॉक्स अलग है, जो पैड वाला है या कलर है। तो यहाँ पे वुडन टॉयज या फिर साउंड वाला टॉयज हम यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग शेप का कर सकते हैं और सेंसरी मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटा छोटा भी हम बना सकते हैं जो बच्चे को अलग अलग टेक्सचर प्रदान करता है। तो उससे उनको टच करके अनुभव से वो बता सकते हैं किस तो वो सॉफ्ट है या हार्ड है, इसका कैसा टेक्सचर है। फिर शेप एंड साइज़ का, छोटे से बड़े बॉल का, ब्लॉक्स में भी अलग अलग साइज़ का आता है। तो कई तरह का ब्लॉक्स आता है, तो उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि बॉल है या कुछ खिलौना है, तो उसके द्वारा बच्चे किस तरह से
उसको लगाना है, फिर जोड़ना है या हटाना है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर हमने सारा निकाल दिया तो उसके जो स्टैंड है उसमें उनको फिर से सबको उसके जगह पे स्थापित करना है। तो इस तरह से हम बहुत सारा जो एक्टिविटीज़ है बच्चे के लिए वो हम प्लान कर सकते हैं, स्कूल में करवा सकते हैं, ताकि उनका जो सेंसरी ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो सके। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। इसके आगे अगले दिन हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः